हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का 24 आवर डिफेंस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम स्वागत है। सभी लोगों को एक बार स्वागत है डियर। राधे राधे सभी दोस्तों को एक बार जल्दी से। जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में जुड़ चुके हैं सारे लोग एक बार सेशन को स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने सेशन में और देखेंगे एनडीए के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं डियर। एग्जाम में जिन क्वेश्चन के आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, लाखों ठोकरों के बाद भी सबलता रहूंगा, गिर कर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। और एक आर्मी मैन के लिए इससे बड़ा एक प्रकार से साहस की बात क्या हो सकती है डियर, क्योंकि उनके लिए तो सबसे विशेष बात है कि कितनी भी ठोकरें हों, कितनी भी मुश्किलें हों सामने, सारे मुश्किलें और संघर्षों को पार करते हुए आगे निकलना है। यही उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो गिरना नहीं है, गिरना है, उठना है, फिर चलना है, लेकिन रुकना नहीं है डियर। बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डियर आपके सामने है। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो इसको एक बार हम फिर से सही कर देते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे जो है एशिया का प्रकाश कहा जाता है, ठीक है। निम्न में से किसे एशिया का प्रकाश कहा जाता है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया जा चुका है इस क्वेश्चन को। यीशु मसीह को, भगवान बुद्ध को, पैगंबर मोहम्मद को या फिर जरथुस्ट को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, लाइट ऑफ एशिया किसे, यानी हु एमंगेस्ट द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं, भगवान बुद्ध को कहा जाता है। इंग्लिश के चैप्टर में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे लाइट ऑफ एशिया के बारे में, किसे कहा जाता है, भगवान बुद्ध को। भगवान के बुद्ध के बारे में कई सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस भी किया इसके पहले, कि इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी और इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले के एक सेशन में। और इसमें हमने चार जो आपके बौद्ध धर्म की संगतियाँ हुई हैं उन चारों संगतियों के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। एक बार जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा डियर, भगवान बुद्ध जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहले का आंसर बी है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु इश्यूड द फायरमैन ग्रेटिंग दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा टू द इंग्लिश। यानी अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और ओडिशा की जो दीवानी का अधिकार देने वाला फरमान कौन से मुगल शासक के द्वारा दिया गया था, किस मुगल शासक ने जारी किया था, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अहमद शाह के द्वारा, बहादुर शाह के द्वारा, फारूक शेर के द्वारा या फिर शाह आलम द्वितीय के द्वारा, ये आपका क्वेश्चन है। और आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो फरमान है ये शाह आलम द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था। याद रखिएगा, ये शाह आलम द्वितीय वही शासक है जिसके टाइम पीरियड में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसके समय में याद रखिएगा प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये आपका जो शाह आलम द्वितीय है यही है जिसको एक प्रकार से अंधा कर दिया गया था। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक है उत्तरवर्ती मुगल शासकों में शाह आलम द्वितीय। इसी के समय में जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसी के टाइम पीरियड में दिल्ली पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। बंगाल में कर मुक्त व्यापार की छूट जो है फारूक शेर के द्वारा दिया गया था, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी चौथा जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, वेदों की ओर लौटो का आह्वान जो है किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। द कॉल ऑफ बैक टू वेदास क्या है, द कॉल ऑफ बैक टू वेदास जो है ये किसके द्वारा आह्वान किया गया था, वेदों की ओर लौटो का जो आह्वान है किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, अरविंदो घोष के द्वारा या फिर विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा, ठीक है। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ये दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं ये हैं कौन डियर, तो याद रखिएगा ये वही हैं जिनके द्वारा आज ये समाज की स्थापना 1975 में किया गया था। कब किया गया था, 1975 में जो है आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति और हैं स्वामी विवेकानंद। इनके बारे में अगर हम बात करें डियर, तो जो एक प्रकार से अमेरिका के शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था उसमें इनके द्वारा ही एक प्रकार से भाषण दिया गया था। साथ ही साथ परमहंस सभा का आयोजन भी इनके द्वारा किया गया था। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम है, ठीक है।
तो ये दोनों पॉइंट भी याद रखिएगा। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके द्वारा परमहंस सभा कब हुआ था, तो 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। और एक आपका है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था डियर, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा उसकी स्थापना किया गया था 1828 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 4 अगला है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, कौन से वायसराय के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रकार से इसके शासनकाल में स्थापना हुई थी। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर हम बताएं, आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द वायसरायल्टी ऑफ ऑन विच वायसरायल्टी, यानी किस वायसराय के समय में जो है इसका गठन किया गया था। तो याद रखिएगा इसका जो गठन है डियर ये 1885 में किया गया था, 1885 में किया गया था। और उस समय लॉर्ड डफरिन जो है ये उस समय जो है गवर्नर थे या वायसराय थे। ठीक है, इस समय वायसराय थे। इस आपके एयू ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी 1885 में। इसके कई सारे अधिवेशन इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा 1885 में, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी और व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसके पहले जो है अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो इसकी जो अधिवेशन हुई थी डियर 1888 में इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में जो इसकी एक प्रकार से अधिवेशन का आयोजन किया गया था 1888 में। उसमें पहली बार जो है किसी अंग्रेज ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा 1888 के इलाहाबाद के अधिवेशन में। उसके अलावा जो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा 1925 1924 में जो है यहाँ पर पहली भारतीय महिला के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा, तो यहाँ पर याद रखिएगा पहली महिला तो अगर बात करें तो एनी बेसेंट के द्वारा हो जाएगा, लेकिन अगर पहली भारतीय महिला की बात करें तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा एक जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1931 में एक हुआ था कराची अधिवेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। एक है त्रिपुरी अधिवेशन 1939, जिसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये आपका हुआ था 1939 में। और सबसे लंबे समय तक इसकी अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन है, तो उसका नाम है अबुल कलाम आजाद। 1940 से लेकर के 46 तक लगातार इन्होंने जो अध्यक्षता की थी, क्योंकि उस बीच अधिवेशन का आह्वान नहीं किया गया था। ठीक है, तो आंसर है लॉर्ड डफरिन आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी, यानी हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया था, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, M जिन्ना या फिर MG रनडे। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन ये इंग्लिश में गलत हो गया है, इसको थोड़ा सा आप लोग एक ऑप्शन कर लीजिएगा, चाहे जो गोपाल कृष्ण गोखले चाहे जिन्ना, क्योंकि यहाँ पर ये आपका आंसर वैसे भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा डियर, हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था, याद रखिएगा। महात्मा गांधी को सबसे पहला पॉइंट, ये उपाधि महात्मा किसने दिया है, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है चंपारण आंदोलन के समय में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। गांधी जी को ही राष्ट्रपिता कहा जाता है, जिसे 1944 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पहली बार नाम दिया गया था राष्ट्रपिता का। गांधी जी के द्वारा जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ गांधी जी ने 1917 में चंपारण, 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध, 1919 में ही खिलाफत आंदोलन, 1920 में जो है असहयोग आंदोलन, 1930 में 1930 में जो है एक प्रकार से सविनय अवज्ञा और डांडी मार्च, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया था। तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा गांधी जी के बारे में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है क्षुद्रग्रह पट्टी, यानी क्षुद्रग्रह का मतलब क्या होता है, एस्ट्राइड। ठीक है, द एस्ट्राइड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो एस्ट्राइड क्षुद्रग्रह पट्टी होती है ये निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच होती है। ठीक है, क्षुद्रग्रह पट्टी एक प्रकार से ऐसे होती है, मान लीजिए ये आपका हो गया एक ग्रह और दूसरा ग्रह आपके यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो दो ग्रहों के बीच में जो है एक इस प्रकार की कई सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे जो है क्षुद्र ग्रह यहाँ पर मिलते हैं,
यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे क्षुद्र ग्रह जो हैं मिलते हैं, जिसको एक प्रकार से नाम दे दिया गया है क्या, तो ऑस्ट्राइड बेल्ट का नाम दे दिया गया है इसको। ठीक है, तो ये किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं डियर मंगल और बृहस्पति के बीच में। किसके बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं शुद्ध ग्रह पट्टी या एस्ट्राइड बेल्ट। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल जो है इसे लाल ग्रह भी करते हैं, मार्स कहते हैं, और भारत के द्वारा जो है 2013 में मार्स मिशन भेजा गया था, याद रखिएगा, जिसे मॉम के नाम से या मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने मूवी देखा होगा मंगल मिशन, अक्षय कुमार की मूवी है, याद रखिएगा, इसी पर आधारित है। और जो बृहस्पति है, ये जो बृहस्पति है डियर, ये सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या भी किसकी है, तो बृहस्पति की है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो दो महत्वपूर्ण हैं, फोबोस और डिमोस, आप लोग याद रखिएगा किसके ग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, और आंसर आपके इस क्वेश्चन का हो जाएगा कितना, सी। ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है ग्रहों की संख्या, पहले 9 थी, जिसमें से यम को जो है 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपका हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7। सरकरिया आयोग की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सरकरिया आयोग की रिपोर्ट जो है निम्न में से किससे संबंधित है। पहला है भारत में भ्रष्टाचार, दूसरा है सेंटर स्टेट रिलेशन यानी केंद्र राज्य संबंध, लोकल गवर्नेंस यानी स्थानीय सरकार, इंटर रिवर डिस्प्यूट यानी अंतर नदी विवाद। तो याद रखिएगा जो सरकरिया आयोग है ये संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से। ठीक है, आंसर क्या है आपके इस क्वेश्चन का, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। भारत में कई सारे एक प्रकार से आयोग बनाए गए थे, जैसे बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। वो क्यों, तो एक प्रकार से हमारे देश में मूल कर्तव्य जो हैं उनको शामिल किया गया था उसी आयोग की सिफारिश पर। उसके अलावा हमारे देश में गठन के लिए भी एक प्रकार से राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग बनाया गया था, याद रखिएगा, फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था। ठीक है, पीवीसी समिति बनाई गई थी, यानी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सारे लोगों के नेतृत्व में जो है राज्यों के गठन के एक प्रकार से उसे निर्णय लेने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। तो भारत में कई सारे कार्यों को करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन लगातार किया जाता रहा है। उनमें से काफी इंपॉर्टेंट है सरकरिया आयोग, जिसका गठन केंद्र राज्य संबंधों के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू द एग्जिस्टेंट फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को मौजूदा मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपका जो पहले क्वेश्चन है, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि जो मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार में मौलिक कर्तव्य नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर हमें जहाँ तक लग रहा है थोड़ा सा गलत है, इसको यहाँ पर ये कर लीजिएगा। जो मौलिक कर्तव्य है डियर, इसको जोड़ा गया है एक प्रकार से डीपीएसपी में। ठीक है, मूल कर्तव्यों को जो है डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया है, और ये जो आपका मूल कर्तव्य है कब जोड़ा गया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1976 में जब हुआ था 42वां संविधान संशोधन यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो ये आपका 1976 में हुआ था, जिसके माध्यम से बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। याद रखिएगा उस समय 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाद में फिर से एक को जोड़ा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर याद रखिएगा 1976 किस संविधान संशोधन से, तो 42वां संविधान संशोधन से। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट की जितनी भी कमेटीज हैं उनमें से सबसे बड़ी समिति कौन सी है। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी यानी अनुमान समिति, द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, या फिर द कमेटी ऑन पिटिशंस यानी याचिकाओं पर समिति। तो आंसर आपका हो जाएगा डियर द एस्टिमेट कमेटी। ठीक है, अनुमान समिति। ये जो अनुमान समिति है इसका जो है इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं, सबसे बड़ी कमेटी है। और इसी लोक लेखा समिति को जो है इसका बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति को इसकी बहन कहते हैं क्योंकि इसमें 22 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का, अनुमान समिति। सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 30 होती है सदस्यों की संख्या एस्टिमेट कमेटी में। नेक्स्ट हमारा है द कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट एक्ट डील्स विथ, यानी जो 93rd संशोधन है इस अधिनियम जो है किससे संबंधित है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस से, स्थानीय स्वयं सरकार से,
एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी शैक्षणिक संस्थानों में जो आरक्षण दिया जाता है उसके विस्तार से। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान के मूल संरचना में। या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो जो 93rd अमेंडमेंट है ये शैक्षणिक संस्थानों में यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है रिजर्वेशन का विस्तार करने के लिए संशोधन किया गया था। याद रखिएगा 93वां संविधान संशोधन, और आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहां पर बी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला है द सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर द मुस्लिम इन इंडिया वर इंट्रोड्यूस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। ठीक है, यानी भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? कौन से अधिनियम के द्वारा? पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, रॉलेट एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आपको हमने कई बार बताया भी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन यानी भारत को अंग्रेजों के द्वारा तोड़ने का पहला प्रयास जो है पूर्ण रूप से भारत के जातिवाद में विभाजन करने का जो पहला प्रयास है वो इसी से किया गया था। यानी 1909 में इसको हम लोग जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। और गांधी जी ने इसी मार्ले मिंटो सुधार को भारत के विभाजन की नींव कहा था। याद रखिएगा ये स्टेटमेंट भी पूछा गया है कि गांधी जी ने किस सुधार को भारत के विभाजन की नींव कहा है। तो आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1909। ठीक है, आंसर क्या है आपके इस क्वेश्चन का? पहला। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? मरीना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द ओशन फ्लोर ऑफ, यानी जो मरीना ट्रेंच है ये किस समुद्र तल में स्थित है? सदर्न अटलांटिक ओशन यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन यानी पूर्वी प्रशांत महासागर में, या फिर नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन उत्तरी अटलांटिक महासागर में। मरीना ट्रेंच के बारे में इसके पहले भी हमने आपको बताया था। मरीना जो गर्त है ये दुनिया की सबसे गहरी गर्त है जिसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर से भी ज्यादा है। याद रखिएगा, और ये कहाँ है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। पश्चिमी प्रशांत महासागर है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर एक्चुअली आपका पश्चिमी और पूर्वी दोनों दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। आंसर हो जाएगा पश्चिमी प्रशांत महासागर। यहाँ पर प्रशांत महासागर की हम लोग बात करें डियर, तो प्रशांत महासागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, और साथ ही साथ इसे जो है रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जो हैं इसी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है? पश्चिमी प्रशांत महासागर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? टकलामाकन, इसका नाम जो है टकलामाकन डिजर्ट है। ठीक है, टकलामाकन डिजर्ट है, इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा। टकलामाकन डिजर्ट इज सिचुएटेड इन, यानी टकलामाकन जो मरुस्थल है ये कहाँ पर स्थित है? वेस्टर्न एशिया में है। सदर्न फ्रिज ऑफ सहारा इन अफ्रीका, यानी अफ्रीका में सहारा का दक्षिणी किनारे पर है। सदर्न अमेरिका में है या फिर मध्य एशिया में है। तो जो टकलामाकन बंदरगाह ये एक प्रकार से मरुस्थल है डियर, ये है मध्य एशिया में। कहाँ पर है? मध्य एशिया में है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा का मरुस्थल है, जो अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर है। अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर है सहारा मरुस्थल। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। और ये जो टकलामाकन है ये कहाँ पर है? तो मध्य एशिया में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी निम्नलिखित से कौन सा ऐसा भारतीय स्टेट है जिसकी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, यानी किसी दूसरे देश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करता है? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर मेघालय। आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार तो आपको पता है नेपाल के साथ टच होता है। दूसरा है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ डियर किसी के साथ टच नहीं होता है। जबकि उत्तराखंड जो है ये भी नेपाल के साथ टच होता है। मेघालय जो है ये आपका बांग्लादेश के साथ टच होता है। तो इस प्रकार से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भूपेश बघेल जो है वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है सबसे चमकीला है, यानी
सबसे एक प्रकार से ब्राइटेस्ट प्लैनेट है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द ब्राइटेस्ट? ठीक है, कौन सा है? मंगल, बुध, शुक्र या फिर बृहस्पति? तो याद रखिएगा जो शुक्र ग्रह है, विनस जिसको हम लोग कहते हैं, ये सबसे चमकीला ग्रह है। इसके बारे में कई सारे पॉइंट है। पहला याद रखिएगा सबसे चमकीला है, दूसरा याद रखिएगा सबसे गर्म ग्रह है, तीसरा पृथ्वी के सबसे पास ग्रह है, चौथा इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पांचवा इसे भोर और सांझ का तारा भी कहते हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा और साथ ही साथ इसका कोई उपग्रह नहीं है। ये इतने पॉइंट याद रखिएगा किसके बारे में? वेनस यानी शुक्र के बारे में। ये 6 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो ये रहा आज के आपका सेशन। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उन सबको हमने डिस्कस किया है। एक बार कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा कि आज के क्वेश्चन और उनकी एनालिसिस कैसी थी। सारे लोग कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।